या तो आप ये कह दीजिए भी कुत्ते को हमने म्यूटेट करके कबूतर बना दिया, मुर्गा बना दिया, मोर बना दिया, तो आपका एवोल्यूशन सिद्ध है। भाई एवोल्यूशन नई प्रजाति उत्पन्न करना। तो हम ठीक। ये क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं नेचर से कि वो कुछ हमें बना के ही देगी दूसरी स्पीसीज। लेकिन अगर आप डीएनए देखेंगे तो भेड़िया और इसका कुत्ते का डीएनए काफी सिमिलर है। तो सिमिलर डीएनए वो भी बहुत बड़ा झूठ है। तो संजय जी अगर मान के चलिए इवोल्यूशन को हम कचड़े के डब्बे में फेंक दें तो क्या चीज एक्सप्लेन कर पा रही है ये सब चीजें, इतनी वैरायटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारा कहना बस इतना है कि अगर आपको लगता है कि एवोल्यूशन के एक आधार पर बनी, किसी को भी लगता है, तो निश्चित उसके पास उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंट डिजाइनर है कोई, मान के चले हम यहाँ पे इंटेलिजेंट डिजाइनर वर्ड सही रहेगा, उसने ही डिजाइन किया है, तो उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ऐसे हैं कि उनको मैं ये कहता हूँ आप काट दीजिएंगे तो मैं एवोल्यूशन के अगेंस्ट में बोलना ही छोड़ दूं। क्या आप मानते हैं कि जो डिजाइनर है इंटेलिजेंट है? सुपर इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा नथिंग, उसके समकक्ष कुछ भी नहीं है। आंख आपने देखी होगी, जो उसके फोटो रिसेप्टर होते हैं वो लाइट के उल्टा फेस कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी आंख देखी है हमारे अंदर की, कोई भी डिजाइनर ऐसा बेवकूफ वाला काम क्यों करेगा? अगर कोई भी डिजाइनर होगा तो वो डिजाइन में फ्लॉ नहीं डालेगा, ये मानते हैं आप? अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है तो फ्लॉ नहीं डालेगा डिजाइन में? नहीं ना मानता, डिजाइनर है तो फ्लो होगा ही होगा। हाँ, तो संजय जी काफी समय से ना लोग जिद कर रहे थे, कुछ सब्सक्राइबर मेरे, कि संजय जी को बुलाइए और उनके साथ इवोल्यूशन के ऊपर चर्चा कीजिए। हाँ। तो इसी कारण मैंने आपको इनवाइट किया और जानना चाहता था मैं कि क्यों आपको लगता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है? अच्छा, देखिए क्या है कि जैसे साइंस बैकग्राउंड से सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा, और जनरली 8th 9th 10th 11th 12th इन सब में मैंने भी एवोल्यूशन को पढ़ा, और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था तो उसमें बायोलॉजी में ये पढ़ाया ही था। उसको पढ़ते भी थे, बहुत सीरियसली लेते भी नहीं। उसके बाद ये चीज़ें जीवन में बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण, सीमित महत्व रखते, बहुत महत्वपूर्ण थे। ये बदलाव कैसे? मेरा विषय आयुर्वेद है और आयुर्वेद भी मेरा प्रधान विषय नहीं था। ये विषय लगातार अस्वस्थ होने के कारण मेरे जीवन में आया, और आयुर्वेद के साथ-साथ सीखने के समय में आयुर्वेद के साथ मैं शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना के बारे में पढ़ना पड़ा, एडवांस स्तर पे, उच्च स्तर पे। और जब ये चीज पढ़ी तब मेरे सामने एक बात, बहुत प्रश्न ऐसे थे जो एवोल्यूशन की थ्योरी को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते थे, उसके विरोध। उसके बाद दूसरा स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये आई कि बहुत प्रश्न के साथ साथ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी लगातार बदल रही थी। आज भी जो लोग इसको गहराई से नहीं जानते वो ये मानते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन ने दी थी वर्तमान में भी वही है। सत्य ये है कि वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी स्तर पे पढ़ाया जाता है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन से काफी बदलाव आ गया, और वर्तमान में स्थिति ये है कि बहुत ज्यादा इफ बट किंतु परंतु लगा के और घुमावदार तरीके से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बताया। दूसरी मुख्य बात यह है कि एक हरियाणवी में कहावत है कि हाथी घोड़े डूब गए अब बकरी थहा लगाएगी। मतलब मान लीजिए कहीं तालाब है या गड्ढा है पानी का, वो इतना गहरा है कि उसमें हाथी और घोड़े या ऊंट गए तो वो डूब, और बकरी वाले ने कहा भाई मेरी बकरी पता लगाएगी कि देखो कितना गहरा। हास्यास्पद बात है पर एवोल्यूशन में बहुत सीमा तक ऐसा ही हुआ। मैं आपको बहुत जो विश्व स्तर पे एवोल्यूशन के विशेषज्ञ हैं उनको सुना, और आश्चर्य की बात यह है जब भी एवोल्यूशन पे प्रश्न हुआ तो जो विश्वविद्यालय स्तर पे चाहे अमेरिका में है चाहे दुनिया में कहीं भी, या जाने माने जो एवोल्यूनिस्ट हैं उन्होंने कभी उन प्रति प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हाँ, जो लोग एवोल्यूशन को समझते नहीं थे या जिन्होंने बहुत कठिनाई से 10वीं 12वीं तक या ज्यादा करे ग्रेजुएशन लेवल तक एवोल्यूशन को सतही तौर पे पढ़ा था,
वो लोग उत्तर देते हैं, वो उत्तर इतना बेहुदा होता है कि जिसकी कोई सिर पैर नहीं। और उसके लिए वो एक ही बात करते बार बार, आपको आता नहीं है, आप पढ़ा नहीं है, आपने समझा। तो कभी भी, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न होता तो कभी भी उत्तर डायरेक्ट मिलता नहीं, परंतु वो जो है इसी बात को बार बार। अब जैसे मैं एक उदाहरण, एवोल्यूशन को समझाने के लिए एक ने उदाहरण दिया कि जी जैसे एक इंजीनियर है, इंजीनियर को अपनी कार को हेलीकॉप्टर में बनाना है, क्योंकि वो डेली ऑफिस में जाता है और उसकी ट्रैफिक जाम में कार फंस गई। उस स्थिति में अब वो क्या करता है कि अपनी कार में दिन प्रतिदिन छोटे छोटे बदलाव लाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो जो है उसकी कार हेलीकॉप्टर बन के उड़ने लग जाती है, वो ऑफिस जाता है। ठीक यही स्थिति एवोल्यूशन के साथ। अब अगर आप सामान्य सतही तौर पे विचार करें तो एक आदमी सोचे तो बहुत बढ़िया उदाहरण, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप होता चलता है। परंतु यदि इसका आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो आपको पता चलेगा कि ये मूर्खता से भी एक कदम आगे की उदाहरण। कैसे? जब आप कार को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे ही कार का क्रिया या कार का कंट्रोल और गति दोनों बाधित हो जाए। और अगर आप उसको 20-25%, 30% परिवर्तन कर देंगे तो वो कार चलने की स्थिति में नहीं रहेगी, और उससे आगे में वो ना कार होगी ना हेलीकॉप्टर होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब ठीक यही स्थिति एवोल्यूशन के साथ है। जैसा उदाहरण है वैसा ही वास्तविकता है। अब एवोल्यूशन वालों ने कहा गया है जी कि दुनिया में सबसे पहले जीवन जल में, समुद्र में शुरू, क्योंकि समुद्र में धीरे धीरे भोजन की कमी हुई, बदलाव हुआ और लोगों की भीड़ बढ़ गई, तो इसलिए वो लोग स्थल पे आने लगे। अब क्योंकि वो समुद्र के आदत हैबिचुअल थे, समुद्र की आदतें थी उनके शरीर में, इसलिए वो क्या करते, कुछ समय के लिए वो समुद्र से सतह पर आ जा धरती पर आ जाते और थोड़े समय बाद वापस समुद्र में चले जाते। इस तरह उभयचर जीव बने, एम्फीबियंस, जैसे मेंढक। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप को धरती के वातावरण के अनुकूल ढाल लिया और वो पूरी तरह से धरती के अनुकूल, जैसे कार का हेलीकॉप्टर बनने का उदाहरण। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो धरती पे घूमने लगे तो धरती पे भीड़ हुई, तो उसमें कुछ जीव पेड़ पर चढ़ गए और वो पेड़ के अनुकूल हो गए, जैसे बैबून, बंदर, या दूसरे चिंपैंजी, ओरंगुटान आदि बंदर। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पेड़ पे भी स्थान सीमित था, भोजन सीमित था, इसलिए उनको मजबूरी में नीचे उतर, और नीचे उतरने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि पीछे जंगली जानवर लग जाते हैं, इसलिए भागने के लिए उन्होंने हाथ पैरों के बजाय केवल पैरों के आश्रय पे भागने लगे, और पैरों के सहारे भागने के कारण उनके अंदर बाईपैडल लोकोमोशन, यानी कि दो पैरों से चलने की या दो पैरों से गति करने की क्षमता उत्पन्न। और इस तरह करते करते वो सीधे खड़े हो गए मनुष्य। ये उन्होंने एक एक करके इस तरह के। अब सामान्य व्यक्ति चाहे तो ये उसको लगेगा हाँ ये कुछ ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कि जी इसका उदाहरण, इसका कोई प्रमाण है, कहते हैं हाँ जी फॉसिल्स ऐसे हैं जो इसके प्रमाण, और इसके लिए मुख्य रूप से तर्क ऐसे गढ़े गए जिसमें जानबूझकर झूठ को छिपाया गया। जैसे मैं एक थोड़ा सा पुराना उदाहरण देता हूँ आपको। लगभग ये उदाहरण आज से 60-70 साल पुराना, 70 या 80 साल पुराना। देखिए किस तरह मिसगाइड किया गया एक एक चीज। एक पैलिएंटोलॉजिस्ट, यानी कि जो फॉसिल्स मिलते हैं उसका विशेषज्ञ,
उनको कहीं से एक दांत मिला, नेब्रास्का नाम के एरिया। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जी ये दांत है। उन्होंने क्या किया, उस दांत के आधार पर उस मनुष्य का फोटो बना दिया और एक मैगजीन ने तो उस मनुष्य का फोटो छापा, दूसरे मैगजीन ने उसके परिवार का ही फोटो छाप दिया। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके मतलब जो पिताजी कहीं से किसी दूसरे शहर में डेंटिस्ट से दांत निकलवा लें और उस दांत को देख के आपके पिताजी का, आपकी माँ का और आपका और आपके परिवार का फोटो बना दिया जाए केवल उस दांत को देख के। ये सच में हुआ है। कोई अगर कहे कि ये मूर्खता नहीं, ये वास्तविकता। आप नेब्रास्का में ढूंढेंगे तो ये पाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीज हो गई। अब उसके बाद संयोग से जिस जीव का वो दांत था, उस सुअर प्रजाति का था, वो वर्तमान में नहीं पाया जाता और उस दांत, उस सुअर प्रजाति के जीव का फॉसिल्स लगभग कंप्लीट मिल गया। जब मिल गया तो पता चला कि ये तो सुअर प्रजाति का दांत है, मनुष्य है तो इससे कोई संबंध नहीं। तो उन्होंने ठाके जो है चुपचाप बहुत आहिस्ता से इस सारे सिस्टम से इसको छुपा दिया। नेशनल जियोग्राफी नाम की मैगजीन में छपा था उस समय, मैं जो बता रहा हूँ, ये ऐतिहासिक घटना। इसी तरह अलग अलग फॉसिल्स के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे ठगी की गई, 420 की। और ये ठगी इतनी मतलब सामान्य थी कि कोई प्रश्न करता था, भैया आपको तो साइंस नहीं आती। जैसे मैं इस बेसिक सी चीज को देखता हूं, समुद्र से पृथ्वी पर आने की बात, जो एवोल्यूशन के फंडामेंटल्स में पढ़ा है। अब यहां ध्यान देने की बात है, एवोल्यूशन में जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, वर्तमान डार्विन के समय तक जेनेटिक्स पे या क्रोमोसोम्स पे या डीएनए पे कोई जानकारी विशेष नहीं थी। इसलिए डार्विन के समय इसकी डेफिनेशन में केवल इतना था कि किसी भी जीवधारी के शरीर में बदलाव आना, समय के साथ अनुकूलता के कारण, उसको हम एवोल्यूशन। वर्तमान में क्योंकि जेनेटिक्स की खोज हो चुकी, इसलिए तो ये कहने लगे कि डीएनए में, क्रोमोसोम्स में बदलाव आके नए जीव बनना, उसको हम एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन होता कैसे है, तो उसमें सामान्यतः ये कहा जाता है जी म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन में एवोल्यूशन। परंतु अभी आज हम उस स्तर तक नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात। जैसे कार से हेलीकॉप्टर बनने का उदाहरण दिया जाता है, वही उदाहरण दिया जाता है कि जल में भीड़ हो, ज्यादा वो हो गए, जीव जंतु हो गए जल से बाहर। अब जरा एक बात ध्यान रखिए, पूरे विश्व में वर्तमान में हर एक व्यक्ति जानता है, और जो भी 5वीं 6वीं या 7वीं कक्षा तक भी साइंस पढ़ता है, उसको भी एक चीज पता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी चीज को द्रव में डुबो के तोला जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो यही स्थिति आप मान के चलिए, जो जलीय जीव थे समुद्र के, जैसे वो स्थल पे आए, जैसे वो स्थल पे आएंगे तो उनका खुद का वजन उनको ले जाना मुश्किल हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। दूसरी चीज आप ये देखिएगा, जो स्थल पे सूखापन होता है, जल में वो सूखापन नहीं होता। जब आप किसी भी जलीय जीव को देखिए जो जल में रहता है, उसकी त्वचा पे एक जल धारण करने की व्यवस्था होती है, चिपचिपी त्वचा। स्थल पे रहेगा तो चिपचिपी त्वचा नहीं होगी और वो सूख जाएगी त्वचा, वो नहीं रह पाएगा। अगली बात ये है कि जल के साथ हमारा जो जलीय जीवों का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि बॉडी से वेस्ट निकालना, वो स्थलीय जीवों से बहुत अलग होता है। वो इसलिए अलग होता है कि जल में तो पानी की कोई कमी नहीं है, आप समुद्र में रह रहे हैं, पानी चारों तरफ है, इसलिए वेस्ट निकालने में कोई समस्या नहीं। परंतु स्थल पे क्या होता है, स्थल पे आपको पानी अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता, तो स्थल पे वेस्ट निकालने के लिए किडनी से आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग ढंग से काम करता है जल के। उसके अतिरिक्त आपका श्वसन तंत्र, जो सांस लेने की विधि, वो भी पूरी तरह से अलग हो जाती है जल में
आपको गिल्स की जरूरत पड़ती है, स्थल पे आपको फेफड़ों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही जलीय जीव स्थल पे आएगा तो बात नहीं बने। तो जलीय जीव स्थल का तो बहुत दूरी की बात है। जल से जल पे कैसे, जो समुद्र का जल होता है वो बहुत खारा होता है, और जो नदी आदि का जल होता है मीठा होता है। तो आपको आश्चर्य होगा, समुद्र में रहने वाली मछली को आप मीठे पानी में डाल दें या मीठे पानी की मछली को समुद्र में डाल दें तो भी वहां जीवित नहीं रह पाएगी ज्यादा समय। तो इसलिए इस सिद्धांत में केवल और केवल उन व्यक्तियों के लिए कल्पना गढ़ी गई जो दीर्घकालीन स्थितियों पे विचार नहीं कर। तो ये लेकिन संजय एक, जी, संजय जी, हाँ मैं जी, आपको रोकना चाहूंगा। बोलिए। जितना मैंने पढ़ा है इस हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि इवोल्यूशन कहता क्या है। इवोल्यूशन एक्चुअली में एक दो पहिए गाड़ी की तरह आप मान लीजिए, मोटरसाइकिल की तरह मान लीजिए। हाँ जो पहला पहिया है वो नेचुरल सिलेक्शन का है और दूसरा पहिया है जेनेटिक म्यूटेशन का, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हाँ होता जी, ये है, अगर उस म्यूटेशन के कारण उस जीव को उस एनवायरनमेंट में एक एडवांटेज प्रोवाइड हो जाता है तो वो जीव बच पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है, अपनी जीन्स पास ऑन कर पाता है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो, अगर आप खारा पानी का एग्जांपल लें और मीठा पानी का लें, तो जो जीव है उसके अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आई हो जिसके कारण वो जब मीठे पानी में गया हो तो उस म्यूटेशन के कारण वो बच पाया हो और उसके कारण वहां से फिर वो अपने जीन्स पास ऑन कर पाया और रिप्रोड्यूस कर पाया, सर्वाइव कर पाया। हाँ जी, देखिए आइए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो ऐसा है, एवोल्यूशन होता कैसे है। डार्विन ने इसके लिए सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि नेचर में एक ऐसा गुण है, ऐसी पावर है कि जो फिट है उसको नेचर सेलेक्ट कर लेता है, और जो फिट नहीं है उसको नेचर रिजेक्ट कर देता है। डार्विन ने इसको संक्षेप में कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब जब एवोल्यूशन पे नई थ्योरी आई तो उसमें हमने, अब भैया ये नेचुरल सिलेक्शन होता कैसे है, बॉडी में चेंज कैसे है। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन से चेंज आई। अब हम इस बात पे विचार, ये ठीक है कि एवोल्यूशन के बेसिस दो ही हैं प्रेजेंट, एक नेचुरल सिलेक्शन, एक म्यूटेशन। अब आप एक चीज विचार करें, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने वाले एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, और बिल्डिंग को तोड़ने वाले 10, 20, 50 या 100 फैक्टर। उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं, आपके एनवायरमेंट भी हो सकता है, दूसरी चीजें भी हो सकती है, जैसे सीमेंट आदि खराब होना और चीज, भूकंप आदि। तो क्या कोई बिल्डिंग ऐसी बन सकती है जिसको बनाने वाले तो एक, दो या तीन हो, चार, और जिसको तोड़ने वाले उससे 10 गुना से भी ज्यादा। तो क्या कोई ऐसी बिल्डिंग बन सकती है? ये कैसे, अब उसको म्यूटेशन क्या है पहले ये समझ लीजिए। जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है या डीएनए की इंफॉर्मेशन, उसमें कोई भी चेंज आना उसको हम म्यूटेशन। अब प्रश्न ये उठता है, अब जब भी एवोल्यूशनिस्ट से बात करेंगे वो कहते हैं जी जो म्यूटेशन है वो हानिकारक भी होती हैं, लाभदायक भी होती हैं और निष्प्रभावी भी। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, म्यूटेशन केवल और केवल हानिकारक। अभी तक मैंने इसके लिए बहुत लंबी चौड़ा अध्ययन किया कि कहीं 2, 4, 10 लाभदायक म्यूटेशन भी हो, शायद बड़ी कोशिश की कि कोई लाभदायक म्यूटेशन मिल जाए। संजय जी, मैं आपको एक गिना सकता हूँ, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। हाँ आपने शर्नोविल नाम सुना है? शर्नोविल डिजास्टर हुआ था एक 1984 के हाँ अंदर। हाँ 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 हाँ, वहां पर देखा ये जा रहा है, एक्चुअली में पहले वहां पे ग्रीन फ्रॉग पाए जाते थे हम्म 1984 में, और ग्रीन फ्रॉग के बाद अब जब बायोलॉजिस्ट वहां गए तो उनको वहां पे मिलते हैं कुछ ब्लैक फ्रॉग्स। ठीक है, हाँ तो देखा ये गया है कि देखिए हुआ क्या, ब्लैक फ्रॉग्स क्यों है, ब्लैक फ्रॉग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो एक पिगमेंट से बनी होती है, मेलानिन नाम हाँ की, आपने सुना होगा। तो जब हाँ मेलानिन होता है ना, तो ये हम्म इवोल्यूशन ऐसा दिखाता है कि वो म्यूटेशन ऐसा हुआ होगा जिसके अंदर मेलानिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ होगा, और मेलानिन की एक खास बात क्या होती है कि वो रेडियो एक्टिविटी से आपको बचाती है।
तो हुआ ये होगा, उस म्यूटेशन के कारण उन ग्रीन फ्रॉग में ऐसी म्यूटेशन हुई होगी जिसके कारण उनमें मेलानिन थोड़ा सा स्ट्रांग बना होगा, जिसमें ज्यादा, तो वो रेडियो एक्टिविटी से बच पाए और उस म्यूटेशन का फायदा उठाने के कारण वो अपने जीन्स पास ऑन कर पाए। और इस हिसाब से अब वहां जाके देखेंगे तो वो सारे ग्रीन फ्रॉग अब जो मतलब पहले थे, अब उनका रिप्लेस कर दिया है ब्लैक फ्रॉग्स ने। तो एक म्यूटेशन मैंने आपको ये गिना दी, ये काफी आपको काफी गिना सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, सुन वही बात उसी पे आते हैं। ये चलिए बहुत अच्छा है कि आपने कम से कम पढ़ के तो आए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। जनरली क्या होता है, आप सुन रहे हैं और फिर भी जेन्युइन क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे साथ जो होता है कि जो लोग म्यूटेशन के पक्ष में आते हैं ना, वो पढ़ के नहीं आते। अब यहाँ देखिए क्या है, मैं म्यूटेशन पे जनरली जो आपकी बात है ना मेंढक वाली, इस तरह के कई उदाहरण हैं, परंतु इनमें से एक भी उदाहरण वेल स्टडीड नहीं। जो अच्छी तरह अध्ययन किया गया है जिन उदाहरण का म्यूटेशन पे बारीकी से, वो मनुष्य पे। अच्छा, और क्योंकि उस पे एक से ज्यादा बार स्टडी की गई है, मल्टीपल स्टडीज की गई है, इसलिए वो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वो है। अभी उस पे भी आऊंगा, जो आपका मेंढक वाला उदाहरण है उस पे भी आऊंगा मैं। देखिए, तो अब आप अगर गूगल करें आज के दिन, बहुत आसान है, जेनेटिक म्यूटेशन से होने वाले रोग, तो आपको 100 रोग आराम से मिल जाए। तो हो सकता है 100 से भी ज्यादा। अब जब भी प्रश्न होता है या गूगल पे सर्च होता है कि यूजफुल म्यूटेशन भी कोई है, खासतौर पे ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन में इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनमें स्टडी बहुत आसान है, और चीजों में इतनी स्टडी नहीं। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके 3 यूजफुल म्यूटेशन ढूंढा। मैं कह रहा हूं हार्मफुल म्यूटेशन 100 से ज्यादा है, और उन म्यूटेशन के कारण होने वाले रोग जो भी होते हैं, वो होने वाले रोग उन म्यूटेशन के कारण वो सब के सब इम्पॉसिबल होते हैं। उनमें आप ठीक करना तो भूल जाइए, उनमें आप रिलीफ भी नहीं देने की स्थिति में। तो अब जब देखिएगा म्यूटेशन की बात आती है, भाई म्यूटेशन से एवोल्यूशन का कैसे होता है, तो भाई म्यूटेशन से कोई ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो नेचुरल सिलेक्शन में लाभ। अब पशु पक्षी पे या कीट पतंग पे ऐसी म्यूटेशन के हमारे पास बहुत ज्यादा उदाहरण इसलिए नहीं है कि उन पे अध्ययन बहुत ही कम है, और जो अध्ययन भी हुआ है उसको जो है दबा दिया गया। उसका कारण यही था कि उसमें हमेशा उसके अगेंस्ट ही गया एवोल्यूशन। जैसे फ्रूट फ्लाई पे लगभग 100 साल रिसर्च हुई, और 100 साल रिसर्च करने बाद उसको बंद कर दिया गया। तो 100 साल में हम कोई भी उसमें मतलब इतनी म्यूटेशन हमने अलग अलग ढंग से केमिकल द्वारा करने की कोशिश करी, रेडिएशन द्वारा करने की कोशिश करी, और दूसरे तरीके से हम कोई भी नया जीव तो छोड़िए, हम यूजफुल म्यूटेशन भी नहीं पैदा कर पाए 100 साल में। फ्रूट फ्लाई का लाइफ केवल 4 दिन का होता है, 4 से 10 दिन का होता है। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना, 10 दिन में वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। 90 दिन का जनरली उसका लाइफ होता है मैक्सिमम। तो 10 दिन में उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, 4 दिन में हो जाती है, अलग अलग होता है। परंतु क्या है, 4 दिन 5 दिन में नई जनरेशन, इसलिए उसको अध्ययन करना बहुत आसान। तो जिस चीज पे 100 साल अध्ययन चला फ्रूट फ्लाई, तो हम एक भी लाभदायक म्यूटेशन उस पर उत्पन्न नहीं कर पाए कंट्रोल्ड वातावरण में, चाहे वो रेडिएशन से करी हमने, और चाहे हमने उसको केमिकल से की, जो म्यूटेंट केमिकल होते हैं उनसे करी, चाहे उनको बहुत ज्यादा प्रकाश में रखा लगातार, या बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा, सीलन में रखा, अलग अलग माहौल में रखा। संजय जी, जब आप लाभदायक कह रहे हैं कि उसका मतलब क्या है? लाभदायक मतलब किसके लिए, हमारे लिए या जीव के लिए? उसी पर। तो क्या हो गया, जो फ्रूट फ्लाई में जितनी म्यूटेशन पर स्टडी करी गई, उन म्यूटेशन में क्या था, किसी का एक्स्ट्रा सिर पैदा हो गए, किसी के एक्स्ट्रा पंख पैदा हो गए, किसी के एक्स्ट्रा पैर पैदा हो गए, या किसी का शरीर का कोई अंग विकृत हो गया, परंतु वो नेक्स्ट थर्ड जनरेशन तक वो कैरी ऑन नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं हम जो लाभदायक म्यूटेशन की बात पे कर रहे हैं। 3 म्यूटेशन बहुत ढूंढ के लाभदायक मिले। एक सिक्कल सेल एनीमिया, और एक में ऐसा था अफ्रीका में कुछ जातियों में मिली, हड्डियां मजबूत मिली, और एक ऐसा था कुछ जातियों में ऐसा मिली जहां हार्ट की ब्लॉकेज मिली। ये 3 लाभदायक म्यूटेशन मिली, बड़ी जोर लग गए। अब इनके लाभ सुन लीजिए, आपको मजा आ। सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है? सिक्कल सेल एनीमिया एक वो है, एक रक्त का, हमारे ब्लड का
एक डिसऑर्डर है। हमारे छत्तीसगढ़ में और कहीं कहीं झारखंड में भी कुछ समूहों में ये खानदानी पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि खून की जो आरबीसी है वो गोल होने की बजाय अर्धचंद्राकार हो जाती है। सिक्कल बोलते हैं दराती को, जिससे हम गेहूं आदि काटते हैं। ओके। तो उसके आकार की कुछ आरबीसी हो जाए। तो अब उसमें लाभ क्या है सिक्कल सेल एनीमिया? उसमें मलेरिया की संभावनाएं कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन कोशिकाओं में जो गोल नहीं होती उसमें मलेरिया का प्लाज्मोडियम जीवित नहीं रह पाता, ग्रो नहीं करता। परंतु ये ठीक ऐसे ही हो गया कि मैं आपको आपकी 1,00,000 रुपए की संपत्ति आपसे छीन कर और आपको 10 रुपए दे, तो आपको कौन सा लाभ अच्छा लगेगा, 10 रुपए वाला या 1,00,000? सिक्कल सेल एनीमिया ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य की जीवन ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी ज्यादा सिक्कल सेल की संख्या होती है, खराब सेल की, उतना उसका जीवन की समस्या ही बढ़ जाती है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी कई जगह खून की नलियों में थक्के बन जाते हैं और दूसरी समस्याएं आती हैं। उसका शरीर थका थका रहता है और उसको सामान्य गतिविधियां नहीं रहती। हाँ। 1 मिनट संजय जी, मैं आपकी बात मैं सॉरी मैं ना इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी इंटरप्ट करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे ये कन्वर्सेशन चलेगी। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। नेचर जो है, नेचर मदर, वो जब म्यूटेशन क्रिएट करती है तो इसका कुछ पता नहीं है कि उस जीव को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान मिलेगा, कुछ पता नहीं है। जिराफ का एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, जिराफ की जो गर्दन है, अगर वो लंबी है, जो उसको फ़ायदा पहुँचाती है पेड़ पत्ते काटने में, लेकिन उसको हार्ट को भी बड़ा बनाना पड़ता है, हार्ट में बहुत खर्चा जाता है, जो पंप करता है इतना दूर खून ऊपर। तो उसके लिए भी उसको मतलब ज़्यादा मतलब मेटाबॉलिकली मैं बोलूँगा एक्सपेंसिव बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। तो नेचर के साथ तो ये है खिल मैंने देखा है, ये हम सबके साथ है मतलब नेचर के बात। लेकिन आप जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने म्यूटेशन किए नहीं, क्योंकि आप देखें कुत्तों की जब हमने ब्रीड दी है, जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करके हमने कुत्तों की इतनी सारी ब्रीड खड़ी कर दी है। कुत्ते ऐसे नहीं हुआ करते थे। हमने 100 से भी ज़्यादा ब्रीड खड़ी कर दी है कुत्तों की। म्यूटेशन के ज़रिए तो करी है, मतलब म्यूटेशन क्या है, ब्रीडिंग वगैरह करवा के। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा कि ये लाभदायक है? हाँ, देखिए ऐसा उस पे भी पहली बात तो क्या है, देखो जो आप कुत्तों का कह रहे हो, ये कई एवोल्यूशन ने मेरे को कहा, जो एवोल्यूशन के समर्थक। मैंने कहा भैया, मतलब ये आप ऐसा ही कह रहे हो कि जैसे कोर्ट में एक एडवोकेट जाके जज के सामने कहे कि जी मेरा जो क्लाइंट है वो क्रिमिनल है, इसी ने मर्डर किया है और इसको फांसी टांग। ये कुछ कुछ ऐसा ही। अरे भैया, आप जो है यहाँ पे सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। जब भी हम कुत्ते या आम या अमरूद या कुछ भी करते हैं, या कबूतर या कुछ भी करते हैं, मुर्गा मछली, वहां पे एक सेलेक्ट करने वाला है। जब एवोल्यूशन की बात करते हैं वहां कोई सेलेक्ट करने वाला नहीं है। ये फंडामेंटल डिफरेंस देखिए कि जहां पे कोई सेलेक्ट करने वाला है वहां पे आप उपयोगी को सेलेक्ट करके अनुपयोगी को रिजेक्ट कर दे, परंतु यहां पे एवोल्यूशन में कोई सेलेक्ट करने वाला नहीं है। ये बड़ा अंतर है। अच्छा, अब जब हम सिक्कल सेल की बात कर रहे थे, ये मैं इसलिए इसको थोड़ा लंबा कर रहा हूं सिक्कल सेल वाले को, कि जो भी एवोल्यूशन पे बात करेंगे सबसे पहले इस पे ही। अब सामान्य आदमी को तो नहीं पता होता। अब सिक्कल सेल में होता क्या, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में लगभग 500 की वो होती है, 500 अमीनो एसिड होते हैं। 500 से ज्यादा होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट संख्या भी माइंड से स्लिप है, 574 होते हैं शायद। 2 अल्फा चैन होती है, 2 बीटा चैन होती है। तो उसमें जो छठा अमीनो एसिड है वो पहले से बदल जाता है, फर्स्ट और छठा आपस में स्थान चेंज करेगा। एक शायद वेलिन होता है, एक सिस्टीन होता है, मेरे को याद नहीं अभी, मैं क्योंकि उस चीज के लिए लेके बैठा। तो केवल अमीनो एसिड में एक जगह चेंज आने पे सिक्कल सेल एनीमिया हो जाए। इसी तरह जहां पे हड्डी मजबूत का भी आता है वहां पे उन लोगों के दांत खराब होते हैं। जहां पे हृदय की ब्लॉकेज कम होने की संभावना होती है वहां पे हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है। ये मैं 3 उदाहरण इसलिए दी कि लाभदायक म्यूटेशन जैसी चीज दुनिया में पाई ही नहीं जाती। अभी तक हम ऐसी म्यूटेशन ढूंढ नहीं पाए जो केवल लाभदायक हो। हाँ,
केवल हानिकारक ऐसी सैकड़ों म्यूटेशन मनुष्य में पाई। अब अगली बात यह है कि अगर आप दो कुत्तों की ब्रीडिंग से या किसी भी तरह नई जीन्स बना भी दी, भैया रहेंगे वो कुत्ते ही, कबूतर या मुर्गे नहीं बनेंगे। या तो आप ये कह दीजिए भी कुत्ते को हमने म्यूटेट करके कबूतर बना दिया, मुर्गा बना दिया, मोर बना दिया, तब तो आपका एवोल्यूशन सिद्ध है। परंतु कुत्ता रहा कुत्ता ही, वो तो जो है फिर, और वो अगली कुत्ते की नस्ल को ही ब्रीड करेगा, तो वो तो आपके एवोल्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। भाई एवोल्यूशन नई प्रजाति उत्पन्न करना है। होमोनाइड से, बंदर जैसे जीव से मनुष्य को बना रहा है। परंतु आपका जो उदाहरण है उसमें तो कुत्ते का कुत्ता ही रहा है, चाहे उसमें कितने ही गुण पैदा कर लिए, रहेगा कुत्ता ही। नेक्स्ट जनरेशन तो उसकी कबूतर या मुर्गा या मोर तो नहीं आएगी। लेकिन आपको ये पता है ना कि कुत्ते भेड़िए से आए हैं? नहीं, देखो ऐसा है, कुत्ता और भेड़िया बहुत नजदीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु आपके पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है कि कुत्ता भेड़िए से विकसित हुआ। नहीं, भेड़िया जो था वो आज से करीब, जब हम 10,000 साल पहले हंटर गैदरर्स थे और हम अपना आग वाग लगा के बढ़िया खाना वाना खाते थे। ये तो सिद्धांत है ना, आपका सिद्धांत है भैया, इसका प्रमाण क्या, एविडेंस क्या है कि कुत्ता भेड़िए से बना? एविडेंस क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है संजय जी, हाँ हाँ, कि वो वो जो भेड़िए हैं वो हम उनको खाना देने लगे, उनको शेयर, मतलब अब शेयर करने लगे उनसे अपना खाना। तो उन लोगों ने हाँ क्या हाँ। किया, छोड़ दिया शिकार करना, और उसके बाद हमारे साथ ही आ गए। ठीक है, हाँ, हाइपोथेसिस है, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है। लेकिन अगर आप डीएनए देखेंगे तो भेड़िया और इसका कुत्ते का डीएनए काफी सिमिलर है। नहीं देखो ऐसा, फिर वो डीएनए पे पूरा एक पॉडकास्ट होगा। जो सिमिलर डीएनए वो भी बहुत बड़ा झूठ है। जैसे चिंपैंजी कैसे मनुष्य कैसे का, कैसे? चिंपैंजी और मनुष्य कभी कहते हैं 98%, कभी कहते हैं 95% सेम है। वो इतना बड़ा झूठ है जिसकी कोई सीमा है। लेकिन कैसे? इतने बड़े पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपता है ये तो। क्या पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं, जो रेप्यूटेड जर्नल्स वगैरह हैं, उसमें भी क्या पब्लिश होता है ये तो करता है? डाटा। डीएनए सेम है, यही ना हाँ भैया? हाँ। डीएनए, हाँ देखिए ऐसा है, आप दो बुक्स लीजिए, तीन बुक्स लीजिए, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी, तीनों में इंग्लिश की डिक्शनरी के वही शब्द है, इजेमार है, दिस दैट है, वही शब्द है तीनों सेम। परंतु क्या तीनों की इंफॉर्मेशन सेम है? नहीं। शब्द समान होना या डीएनए समान होना कोई अर्थ नहीं रखता जब तक डीएनए द्वारा निर्धारित की गई इंफॉर्मेशन सेम ना हो, क्योंकि वो विषय ही बहुत बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो भी एक इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। खासतौर पर यह कहा जाता है जी चिंपैंजी और मनुष्य का डीएनए सेम नहीं है भैया। जो समानता है, परंतु वो समानता अन्य कारण से, जैसे मैं बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स में शब्द सेम है, परंतु उसके बाद भी उसमें इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। शब्द समान होने पे भी सेम इंफॉर्मेशन ना होने का कारण यह है कि उनका अरेंजमेंट और उनके आधार पे जो निर्णय बने, वो शब्द सेम होने से कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह डीएनए जो मिला समानता है वो अर्थ नहीं रखती। दूसरी एक और बात है कि किसी भी जीव का स्वभाव इस आधार पे नहीं बदलता कि उसका भोजन या उसकी सराउंडिंग कैसी है। देखिए इसका मैं एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। दक्षिण भारत में एक सांप पाया जाता है किंग कोबरा, और दूसरे भी सांप पाए जाते हैं। दूसरे सांप चूहे और मेंढक खाते हैं और किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाता है। हमेशा से ये परंपरा है उन दोनों जीवों में, एक ही प्रजाति के हैं, दोनों ही कोबरा हैं, परंतु कभी भी ऐसा नहीं होता। किंग कोबरा के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल होता दूसरे सांपों को पकड़ के खाना, फिर भी वो खाता। तो उसने अपनी आदत नहीं बदली, कोबरा ने अपनी आदत नहीं बदली। तो केवल इसलिए कि हम भोजन देने लगे 10,000 साल पहले और उसने अपनी आदत बदली। अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ उदाहरण को। कुत्ते थे जी, कुत्तों को भोजन मिलना बंद हो गया इसलिए उन्होंने शिकार शुरू कर दिया और भेड़िए में कन्वर्ट हो गए। अब मेरी बात को काटिए आपका भाई, जो उदाहरण आप दे रहे हैं उसके विपरीत मैं दे रहा हूँ। वापस कहना, क्या बोला? मैं मिस कर गया। कुत्ते थे, मैं नहीं मानता भेड़िए थे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुत्ते थे। अब मनुष्य उस एरिया में रहे नहीं, भोजन मिला नहीं कुत्तों को, इसलिए वो शिकार करने लगे और बदलते बदलते शिकार आसानी हो जाए भेड़िए में बदल गए। जो जैसा आपका भेड़िए से कुत्ते का उदाहरण मेरा विपरीत है, आप उसको काट दीजिए, क्या कर सकते हैं किसी तरह।
सकता है, हो सकता है। और जबकि मेरा उदाहरण ज्यादा प्रैक्टिकल है। भैया मनुष्य भोजन देगा नहीं देगा कुत्ते को निश्चित नहीं है, परंतु भोजन नहीं मिलेगा ये एकदम सामान्य सी बात है। अगर सपोज कीजिए कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, मनुष्य चला जाएगा वहां से जगह छोड़कर। तो 10,000 साल पहले मनुष्य चला गया, कुत्ते को कैसे जीवन चलेगा? तो भाई कुत्ता लेकिन कुत्ते की। संजय जी, हाँ कब जी। हम मनुष्य ना बहुत ही स्वार्थी रहे हैं हमेशा से। हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस में ज्यादा बिलीव करते हैं कि अगर मैं तुझे कुछ दे रहा हूं तो तुझे कुछ देना पड़ेगा। तो हम अगर हमने हाँ। उस भेड़िए को अगर मीट दिया है, तो वो भेड़िया क्या मेरी हेल्प नहीं करेगा हंट के वक्त? करेगा नहीं, बिल्कुल। देखो, इसका मैं एक मोटा उदाहरण आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे सर यहाँ भारत में कम होता है, परंतु आपने एक चीज सुनी, प्रेरी डॉग्स। ओके। हाँ। हाँ, तो कुछ जगह पे, या उससे भी अच्छा मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, रक्षक कुत्ते, गार्ड डॉग। हम्म। हम्म। वो क्या करते हैं, जहां पे भेड़ों की बड़ी बड़ी वो होती है, झुंड होते हैं, उनको पाल, तो भेड़ों के झुंड को रक्षा करने के लिए एक जीव रखते हैं जिसको रक्षक डॉग या गार्ड डॉग। अब आप ये देखिएगा, वो गार्ड डॉग करता क्या है, वो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कुत्तों भेड़ों से, भेड़ों को भेड़ियों से बचाना, और इसके लिए वो ट्रेंड होते हैं। अब इतने लंबे समय में भी, हजारों साल की परंपरा में भी, वो गार्ड डॉग कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भेड़िए की तरह बन जाए, हम भी भेड़ खाएं, हमारे को क्या जरूरत है अभी भेड़ियों से भिड़ने की। और सत्य ये है कि अगर वो गार्ड डॉग भेड़िए से भिड़ जाता है तो प्राय वो मारा जाता है। अगर भेड़िए से उलझ जाता है ना, तो ये ऐतिहासिक सत्य बार बार देखा गया, वो मारा जाता है, परंतु उसके बाद भी वो कभी भेड़ियों से भिड़ना नहीं छोड़ता, भेड़ों की रक्षा करना नहीं छोड़ता। तो हम स्वार्थी हैं या परमार्थी हैं, इस बात से नहीं है। किसी जीव का स्वभाव इस बात से नहीं बनता, उसकी एक्टिविटी या अन्य चीजें, कि उसको भोजन दिया गया या नहीं दिया गया, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। भोजन का मैं कोबरा, किंग कोबरा का उदाहरण दिया, तो उससे आप देख सकते हैं भाई उसका अपना एक पैटर्न है, और उस आधार पे वो नहीं बदलता। अब हम जो म्यूटेशन की बात चल रही थी हमारी, तो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि आप कभी भी सर्च कीजिए हानिकारक म्यूटेशन, गूगल पे सर्च करेंगे हार्मफुल म्यूटेशन, तो आपको इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, यूजफुल म्यूटेशन दो चार हैं, वो भी विवादास्पद। और म्यूटेशन हम मैनुअली करें या अपने आप, उस स्थिति में भी हम कभी नया जीव नहीं प्रोड्यूस कर पाए आज। और जो रैंडम म्यूटेशन, हालांकि रैंडम म्यूटेशन जैसा कोई शब्द नहीं होता, म्यूटेशन होती ही रैंडम है। म्यूटेशन कभी भी प्री प्लान को हम म्यूटेशन कहते ही नहीं, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। म्यूटेशन हमेशा रैंडम ही होती है। फिर भी मैं इस शब्द को इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो स्वतः होने वाली परिवर्तन है जेनेटिक कोड में, उसको हमने फ्रूट फ्लाई में चेक किया। उस सब के बाद भी हम फ्रूट फ्लाई से नया जीव नहीं उत्पन्न करें 100 सालों। तो ये कहना कि म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन से नया जीव होगा, नया जीव नहीं। अब यहाँ पे जब आपने जिराफ का उदाहरण दिया, तो मैं जिराफ वाली बात पे आपको और मजेदार, रिचर्ड डॉकिंस नाम के एक मशहूर एवोल्यूशनिस्ट, और उन्होंने जो है, एक बार मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, उनका वीडियो देख रहा था, तो जहां तक मेरा निजी मत है, मैं उनको बहुत कम देखता हूं जो एवोल्यूशन के विरोध में लिखते या बोलते। हाँ, उनको हरेक को देखता सुनता पढ़ता हूं जो एवोल्यूशन के पक्ष में, और हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने तर्क क्या रखा। अब जैसे रिचर्ड डॉकिंस ने एक तर्क रखा, वो लगभग हर जगह दोहराया है। रिचर्ड डॉकिंस ने क्या तर्क रखा कि उन्होंने ये कहा, देखिए जिराफ है, और जिराफ की गर्दन में एक नर्व होती है जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, और अगर इसको, जैसा एवोल्यूशन के विरोध वाले कहते हैं भाई ये डिजाइन किया गया है जीवधारियों का, अगर डिजाइन किया होता तो ये नर्व को घुमा के क्यों बना। ये चीज मैं रिचर्ड डॉकिंस का वीडियो देख रहा था, जैसे ही मैं देखा, संयोग से मेरे को जिराफ की कार्य प्रणाली पता, संयोग से, कोइंसिडेंस। मेरे को आश्चर्य है कि यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिराफ को डिजाइन किया।
जिस चीज को आप जिराफ के अगेंस्ट, डिजाइन के अगेंस्ट कह रहे हैं, वही डिजाइन का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जिराफ जब खड़ा होता है सामान्य स्थिति में, पत्ते आदि खाता है, तो उसकी सिर की ऊंचाई जमीन से लगभग 9 से 12 फुट होती है, और उसके हृदय को उतनी ऊंचाई पे खून पहुंचा। उसके बाद जब वो जंगल में पानी पीता किसी गड्ढे में, तो जमीन के स्तर पे पीता है, और उस स्थिति में अगर उसका हृदय उतना ही दबाव से काम करे तो उसका सर फट जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जो नहीं 12 ऐसा तो नहीं होता। हार्ट अपने आप ही, अब आप देखोगे जब आप उल्टे शीर्षासन करो, आपने कभी किया हो, हाँ तो हाँ हार्ट हमारा संभाल लेता है इस मामले में, खून का दबाव कितना रखना है वो तो। तो वही तो प्रश्न आ रहा है ना। तो वैगस नर्व क्या करती है, हृदय के प्रेशर को, उसकी आर्टरी को दबा के ब्रेन में प्रेशर को कम कर देती है। जो घूम के गई नर्व है वो उसको, खून की नली को दबा के प्रेशर को कम कर देती है। यही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको किसी ने डिजाइन किया है, चलिए मान के चल देते हैं डिजाइन किया है, तो हाँ, भी बहुत ही अजीब तरह का डिजाइन नहीं है। लाइक इतनी बड़ी गर्दन ही क्यों दी फिर उसको? मेटाबॉलिकली इतना एक्सपेंसिव है वो, इतनी बड़ी गर्दन ही क्यों दी उस डिजाइनर ने फिर? वो तो देखिए क्या है, जब इस चीज पे विचार करेंगे, जब उस पे ही विचार होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है तो उसके यूजफुलनेस और बहुत कुछ एक चीज नहीं है। परंतु जो वर्तमान में, मैं केवल, आपने जिराफ का उदाहरण दिया इसलिए मैं कह कि एवोल्यूशन ने ये उदाहरण दिया, और उसके उदाहरण में यही कमी। तो अब प्रश्न ये होता है कि कोई भी एवोल्यूशन के लिए आप ऐसा म्यूटेशन का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। वैसे तो मेंढक वाला उदाहरण है, उसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि केवल ये एकांगी उदाहरण। फिर भी हम जो है, चलिए उसको मान भी लें, उससे मेंढक से वो सांप तो नहीं बन गया ना। प्रश्न यही आता है बार बार कि मैं आप नया जीव उत्पन्न नहीं कर। संजय जी, आपने अभी एक चीज बोली थी कि ये रैंडम म्यूटेशन होते हैं, है ना? हाँ और हाँ अगर ये रैंडम म्यूटेशन है, कोई प्री प्लान नहीं है, तो सीधी सी बात है, कोई इंटेंशन भी नहीं होती होगी इनकी, है ना? हाँ। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि नेचर जो है वो एक एल्गोरिथम की तरह है, ठीक है, जिसका कोई प्लान नहीं है, कुछ इंटेंशन नहीं है कुछ बनाने का। उसका सीधा सीधा हाँ काम यह है कि उस जीव को बस जिंदा रखना है। अगर वो जीव बच गया तो अच्छी बात है भैया, उसके बल्ले बल्ले है, वरना वो खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है वो। तो हम ठीक। ये क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं नेचर से कि वो कुछ हमें बना के ही देगी दूसरी स्पीसीज? वो क्यों बस उस नहीं जीव को जिंदा ना रखे? भाई, ऐसा है ना, फिर वो एवोल्यूशन का आपका फंडामेंटल नियम ही खत्म हो गया। जब लेकिन इवोल्यूशन ये एवोल्यूशन, नहीं कहता, इवोल्यूशन ये नहीं कहता कि कोई नए जीव पैदा हो जाते हैं। इवोल्यूशन ये कहता है कि अगर वो जीव, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने जो पढ़ा है मैं वही बात बात करूंगा संजय जी आपसे। हाँ हाँ मान के चलिए कि एक चिड़िया है, एक स्पीसीज ऑफ चिड़िया है, ठीक है, और हाँ उसमें से मान लीजिए, चलिए 100 चिड़िया है, उस 50 चिड़िया को आप बहुत ही, मान लीजिए अफ्रीका में रखा है, थोड़ी सी दूर में, ठीक है, हाँ वहां पे वो 50 साल, 100 साल, 200 साल आप वेट करेंगे, तो वो जो आपने अफ्रीका में जो चिड़िया छोड़ी है वो बिल्कुल ही बदल जाएंगी। इस वाली जहां पे जो चिड़िया थी बिल्कुल ही बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां के माहौल के हिसाब से वो ढलती चली जाएंगी। जो हाँ मान के चलिए वहां पे उनको ऐसी चोट चाहिए जो कि पेड़ में से कोई कीड़े खा पाए, मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम्म, जिस भी म्यूटेशन के कारण उसके पास वो चोंच आ जाएगी, जिसके कारण वो उस कीड़े को खा पाएगी, तो वो चिड़िया बच जाएगी और वो आगे प्रोड्यूस कर पाएगी। तो धीरे धीरे करके हम्म, होगा ये, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चिड़िया बच जाएंगी जिसकी लंबी चोंच होगी। और वो लंबी हम्म, चोंच वाली, इस वाली जो यहाँ पे जो चिड़िया, उससे बिल्कुल ही अलग होगी। और कल को आप हाँ उन दोनों को बुलाओगे भी ना साथ में कि आओ चलो बैठो बात करो, तो वो एक दूसरे हम्म, के साथ सेक्स करने से मना कर देंगे कि नहीं भाई, क्योंकि वो दोनों हम्म, स्पीसीज अब अलग हो चुकी है। हाँ जी। ठीक, अच्छा मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, कोई काम आ गया, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। अच्छा अच्छा, मैं चाय लेके आ जाता हूँ तब तक। हाँ हाँ, तो हम, याद हाँ है तो आपको कहाँ देखिए, बात करे थे? आपका उदाहरण बिल्कुल ठीक है, परंतु वो एवोल्यूशन का समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उदाहरण हाइपोथेसिस पे डिपेंड है। अब मैं आपको रियल उदाहरण देता हूं कि आप एवोल्यूशन क्यों संभव नहीं है। यहाँ 3 चीजें, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, आपको हिमाचल जम्मू कश्मीर में आपको 3 चीजें आसानी से कंपैरेटिव होगी। एक चीज है बकरी, ओके। पहाड़ी बकरी होती है, अगर आप जाके देखेंगे बहुत आसानी से आपको मिल जाए। राजस्थान की बकरी को आप हिमाचल में ले जाइए, छोड़ दीजिए, एकदम गड्ढे में गिर जाएगी, वो सेल्फ सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। परंतु हिमाचल की बकरी आप देखेंगे या जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे, वो बकरी
पहाड़ों के साथ जो नीचे गर्त होते हैं या पर्वतीय ऊंचाई होती है, दोनों में वो खाई में और ऊंचाई में आराम से चढ़ लेती है, उतर लेती है और अनुकूल हो जाती है उसके। परंतु वो बकरी है, वो उसी मैदानी बकरी के साथ ब्रीड करेगी और उसी के साथ जो है उसी जैसी रहेगी, सिर्फ उसमें एक अनुकूलन, एक अडेप्टेशन जरूर है, दूसरा नहीं, परंतु वो बकरी ही है। दूसरा मकैक बंदर, जो हमारा सामान्य बंदर होता है मकैक जाति का, जो हर जगह पाए जाते हैं, शहरों में भी पाए। आप शिमला में चले जाइए, वहां पे बड़ी संख्या में मकैक बंदर। हाँ, मैं गया हूँ, देखा है मैंने। हाँ, और वो मकैक बंदर क्या करते हैं, शिमला में सर्दियों में झुंड बना के सोते हैं, चारों तरफ इकट्ठा होके झुंड बना के सोते हैं। वही मकैक बंदर को आप दिल्ली में छोड़ दीजिएगा और दिल्ली वालों को मकैक को ले जाके शिमला में छोड़ दीजिए, दोनों मर जाएंगे। दिल्ली वाले शिमला में गर्मी से, सर्दी से मर जाएंगे, शिमला वाले दिल्ली में गर्मी से मर जाएंगे। हैं दोनों मकैक इंटरब्रीडिंग का। तीसरा उदाहरण मैं देखता हूं आपको कि लद्दाख में आप जाके देखिए, जो लद्दाख के निवासी हैं, ना तो उनको आइस बाइट हिमदंश होता उनके पैरों में, बहुत रेयर मिलेगा आपको हिमदंश का। अगर छोटा बच्चा भी है ना, वो पैरों से भाग लेता है बर्फ पे, उसको हिमदंश नहीं होता। और जबकि हमारे जो सैनिक केरल से, तमिलनाडु से या अन्य दक्षिण से आते हैं, उनको जूतों में भी हिमदंश हो जाता है। उसके अतिरिक्त अगर आप किसी सैनिक को कहें ना लद्दाख में भाग, दौड़ लगा, उसके लिए चलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम ऑक्सीजन होती है, एयर प्रेशर कम होता है। और उसके वजह से लद्दाख में मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, वो पैदा ही नॉर्मल होता है, उसके लिए वो समस्या नहीं है। तो ये सब अडेप्टेशन है, एवोल्यूशन नहीं है। और आप तीनों उदाहरणों को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि जो लंबी चोंच छोटी चोंच वाला उदाहरण है, उसको कभी वेरीफाई ही नहीं किया जा सकता कि वो एवोल्यूशन है या क्या है, वो केवल हाइपोथेटिक एग्जाम्पल है। और ये हर जगह ये होता है, एवोल्यूशन में हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक उदाहरण देते हैं, जबकि उसके ऊपर अध्ययन नहीं किया जाता कि ये क्यों है, क्या है, कैसे। और इसका मैं हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा कि इंग्लैंड में ये दावा किया गया कि जब से औद्योगिक क्रांति आई है, कीट पतंगों के रंग बदले। तो परंतु आज भी वहां पे लाइट कलर के पतंगे मिलते हैं। अगर 100 साल पहले ये उदाहरण दिया गया था, तो आज तो वहां कोई भी एक व्हाइट कलर का या इसका मतलब क्रीम कलर का उदाहरण या व्हाइट कलर का की तितली नहीं मिलनी चाहिए थी, वहां आज भी मिलती है। और दूसरी जगह तो जहां पे बहुत प्रचुर मात्रा मिलती है। तो इसलिए ये कहना, ये सारे उदाहरण हाइपोथेटिकल हैं, इनमें एक भी उदाहरण वास्तविक नहीं। अच्छा संजय जी, जो वायरस वगैरह हैं, जो वायरस वगैरह जो उनमें म्यूटेशन आता है और उसके जो जिसके कारण वो क्या करते हैं, हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं, या फिर अब चलिए वैक्सीन्स का भी एग्जांपल छोड़िए, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आपकी, जो वो भी कई बार एंटीबायोटिक्स होती है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है तो वो क्या, वो भी तो म्यूटेशन के कारण ही हो रहा है ना। देखो ऐसा है, पहली बात, वो ना तो म्यूटेशन है ना वो एवोल्यूशन है। इसको माइक्रो इवोल्यूशन, इसको माइक्रो इवोल्यूशन भी नहीं बोलोगे आप? ये तो मैक्रो की बात भी नहीं करें कि मैक्रो में हम देख सकते हैं कि चलो एक स्पीशीज आ गई। उसका मैं कारण बताता हूँ सीधी सीधी। देखिए, मैं आयुर्वेद से जुड़ा और दुर्भाग्य से कहिए या संयोग से कहिए, मेरे साथ भी है और मेरे संपर्क में अनेक लोग इसी तरह के आते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे बहुत रोग हैं जहां पे हमें लगातार दवा लाइफ लॉन्ग लेनी, और उनमें बहुत सी स्थितियों में ऐसा होता है कोई भी दवा हम लें कुछ दिन में बेअसर हो जाए। जैसे आईबीएस एक रोग होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसके आगे कई वो होते हैं। दूसरा होता है रोमेटिक आर्थराइटिस। ये ऐसे रोग हैं जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी होती है और लाइफ लॉन्ग लेते लेते आप दवा के हैबिचुअल, और उसके कारण क्या होता है, आपको डॉक्टर को समय समय पे दवाइयां बदलनी पड़ती। तो ना तो आप एवोल्यूशन हुआ ना कुछ हुआ, परंतु दवा बदल। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर।
आपको मैं बताऊं, आज से 30 साल पहले टाइफाइड के लिए एक दवा चलती थी, क्लोरमफेनिकोल, इसको क्लोरोमाइस्टिन रिक्लोर नाम से आता। और उसके बाद एक और दवा आई जो क्विनिलोन्स ग्रुप की थी, सिप्रोफ्लोक्सासिन। जब सिप्रोफ्लोक्सासिन आई तो सिप्रोफ्लोक्सासिन ने बहुत बढ़िया काम किया और क्लोरोमाइस्टिन से कई गुना बेहतर काम किया टाइफाइड। अब उसके बाद लगातार हम सिप्रोफ्लोक्सासिन देखते रहे। एक समय ऐसा आया कि सिप्रोफ्लोक्सासिन टाइफाइड पे काम नहीं कर, परंतु आपको आश्चर्यजनक बात कहूं, जो पुराने 20 साल 25 साल पुराने एंटीबायोटिक थे, अब वो वापस काम कर रहे हैं। और वो वापस काम करने का प्रमाण है कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट में उन पुराने एंटीबायोटिक को टेस्ट किया गया, उन्होंने रिजल्ट दिखाया। उसका कारण क्या था कि मानव शरीर में और बैक्टीरिया में, दोनों में उसके प्रति जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो चुका था और वो उनके लिए अनजाने थे वो एंटीबायोटिक, और वो देने पे रिजल्ट लाए थे जो पहले नहीं लाए, एक समय पे बेअसर हो। तो इसका कारण चाहे बैक्टीरिया हो चाहे मनुष्य हो, उसका हैबिचुअल हो जाना है उसके प्रति, ना कि ये हो जाना। और हैबिचुअल का सबसे बड़ा उदाहरण है, आपको मैं बताता हूँ, जो लोग नशा करते हैं, चाहे शराब का हो चाहे कोई भी किसी किस्म का, उनकी नशे के प्रति हैबिचुअल होने के कारण उनकी डोज बढ़ जाए। जैसे मैं ऐसे नशे वाले देखे हैं जो 10 ग्राम भी ओपियम खा जाते हैं, और आप या मैं 1 ग्राम ओपियम खाएंगे तो हमारे को नशा टूटेगा, तो हमने लाइफ में कभी नहीं ली उसके। अच्छा, इसी तरह कुछ मैंने ऐसे लोग देखे जो नशे के इंजेक्शन लगा, वो एक समय में 4 इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, क्योंकि सामान्य आदमी को आप एक इंजेक्शन भी लगा दें तो वो सो जाएगा, कई घंटे तक नहीं उठेगा। तो नशे में तो एवोल्यूशन नहीं हुआ। हो सकता है कि जैसे बंगाली लोग आपने देखा होंगे, पता नहीं, कुछ मेरे बंगाली दोस्त वगैरह है जो कि ना बहुत अच्छी कैपेसिटी है उसकी, वो बहुत अच्छी बियर पी लेता है, मतलब नशा नहीं चढ़ता उसको। तो जो अल्कोहल होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए 2 एंजाइम की जरूरत होती है, एडीएच और एएलडीएच। तो जो ये 2 एंजाइम है, इन 2 एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर वो जीन्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो जीन्स बहुत अच्छे हैं। तो वो जीन्स जो हैं, वो उसको अपने पापा मम्मी से मिले या फिर किसी भी तरीके से मिले हैं, पर वो जीन्स स्ट्रांग है, इसी कारण वो मेटाबोलाइज कर पाता है अल्कोहल को, इसके कारण उसकी कैपेसिटी अच्छी है। पर हम जैसे लोग हैं, मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मैं खत्म हो जाऊंगा मेरे, क्योंकि वो जीन्स ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो जीन्स उतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो मेटाबोलाइज कर पाए या वो एंजाइम को प्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पे तो दिख रहा है, आप कह सकते हो कि यार हाँ यार, ये हैबिचुअल वाली थोड़ी ना बात है, यहाँ पे तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है सीधे सीधा। नहीं, देखो ऐसा इसको इस तरह नहीं डिफाइन किया जा सकता, ये डेफिनेशन का एकांगी तरीका। मैं अगेन देखिए, जब अल्कोहल पे बात आ गई, अल्कोहल कंजप्शन, आप अगर हॉस्पिटलों में जाएंगे, खासतौर पे जो लीवर से संबंधित डॉक्टर हैं या लीवर से संबंधित हॉस्पिटल का वार्ड, वहां पे आपको बड़ी संख्या में ऐसे रोगी मिलेंगे जिन्होंने शराब ज्यादा पी और उसके कारण उनके लीवर खराब। उसके विपरीत मैंने ये देखा है कि उस उतनी या उससे ज्यादा कैपेसिटी से, उससे ज्यादा मात्रा में लोगों ने शराब पी और उनके लीवर खराब नहीं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका मतलब आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि इसका केवल जीन से या एंजाइम से संबंध है। ये कैसे एक नहीं है? व्यक्ति, आप ये बताइए, जीन्स ही तो सारा काम संभाल रहे हैं संजय जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? जीन्स संभाल तो रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति का लीवर खराब हो गया और दूसरे का नहीं हुआ उतनी ही शराब से, तो उसका कारण उसका शरीर अलग है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, शरीर अलग है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि वो इवॉल्व हो गया डिवॉल्व हो गया, नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा नशा लेने से इवॉल्व या डिवॉल्व नहीं होता। यहाँ पे मैं इवोल्यूशन की बात ही नहीं आ रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस इतना कहने का मतलब ये है कि
जैसे अभी हमने बात ही स्टार्ट की थी कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अब जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है, वो ऐसे बताया जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम उनमें म्यूटेशंस आता है और उस म्यूटेशन के कारण कोई एक एडवांटेज ये प्रोवाइड होता है कि वो एंटीबायोटिक उस पे काम नहीं करती और वो ज़िंदा बच जाता है और आगे रिप्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है? तो किसी जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उस इंसान को या उस जीव को एक एडवांटेज मिल जाता है। बस मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ और वही मैं कह रहा था कि दारू के मामले में। ये ऐसा है, दारू का मामला अलग है, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस अलग चीज है। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ऐसा है कि सेम ई कोली बैक्टीरिया जो हमारे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है पेशाब में, वो एस्केरिशिया कोली के कारण होता है, ई कोली के कारण। वो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अब उसके कारण जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये ई कोली ऐसा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हर वक्त रहता है, हमारी आंत में रहता है, और ये अगर किसी कारण से यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है तो वहां इन्फेक्शन पैदा कर देता है, वहां ये नॉर्मल नहीं। तो वही ई कोली एक व्यक्ति को उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस दे रहा है, दूसरे को ससेप्टिबल है, तीसरे को हल्का रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये कर रहा है चेंज, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ई कोली इवॉल्व हो, नहीं, उसका अर्थ यह पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ई कोली, एक आदमी के शरीर में दूसरे में। और यही चीज कुछ हद तक शराब में है। हाँ, शराब के केस में या दूसरे केस में आप बैक्टीरिया का उदाहरण नहीं दे सकते, वहां ह्यूमन बॉडी ही, वहां जेनेटिक स्ट्रक्चर है, परंतु एवोल्यूशन नहीं। ये तो मैं मानता हूँ कि जेनेटिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है दूसरे कारण से होते हैं। तो संजय जी, अगर मान के चलिए इवोल्यूशन को आप कचड़े के डब्बे में फेंक दें, तो क्या चीज एक्सप्लेन कर पा रही है ये सब चीजें, इतनी वैरायटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी? देखो, ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी, सीधी सी बात ये है, अगर हम बात करें, हमारा मानना यह है कि अलग अलग प्रजातियां ईश्वर ने बनाई हैं और कर्मफल के आधार पे बनाई हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक से दूसरी, दूसरे तीसरी अपने आप बनती चली। तो हमारा प्रश्न, हमारा कहना बस इतना है कि अगर आपको लगता है कि एवोल्यूशन के एक आधार पर बनी, किसी को भी लगता है, तो निश्चित उसके पास उसके लिए एविडेंस होना चाहिए, और जो प्रश्न किए जाए उनका एक तथ्यात्मक उत्तर होना चाहिए। ये उत्तर नहीं होना कि आपको आता नहीं, आपको समझ नहीं, आप साइंस नहीं जानते। वो मैं जानता हूँ संजय जी, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मैं समझ सकता हूँ, तभी तो मैंने आपको बुलाया, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरे पॉडकास्ट चैनल पे आप देखेंगे हर तरीके के लोग आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ अच्छा डिस्कशन हो, ठीक है? डिस्कशन से ही मुझे लगता है कि एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, अच्छी डिबेट हो, अच्छी बातें हो, तो ही सोसाइटी आगे बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ कि एविडेंस जो बायोलॉजी उसके दिए जाते हैं, इवोल्यूशन के दिए जाते हैं, अगर हम ये कहें कि इवोल्यूशन जो है वो एक झूठ है, तो कितनी सारी फील्ड हैं जो उस पे टिकी हुई हैं, पैलियोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स पूरी इस पे टिकी हुई है, तो ये सारी बिखर जाएंगी यार इस हिसाब से, तो बायोलॉजी, मेडिसिन सब। हाँ, लीजिए, इसका भी मैं उत्तर देता हूँ। देखो, कभी आपने देखा ओलंपिक वगैरह में भी लगाते, हम दूसरी जगह भी तीर या पिस्टल से और दूसरी चीजों से निशाना लगा, ठीक। अब दो तरीके, एक तरीका यही है कि आप जो है सामने आपके गोल पोस्ट है, गोल चक्कर लगाए हुए हैं, और आप उस पर निशाना लगाए। और एक दूसरा तरीका यही है कि आपने दीवार पे सामने गोली लगाई और बाद में उसके चारों ओर गोल घेरे बना दिए, ताकि आप ये बता सकें कि जी मैंने निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ा। यही चीज एवोल्यूशन के साथ है। आप ये कह रहे हैं कि जी जितनी भी बायोलॉजी, मेडिसिन आदि है एवोल्यूशन से, नहीं। एवोल्यूशन मानने या ना मानने, दोनों स्थितियों में इनमें 1% भी अंतर नहीं, ना इनकी स्टडी में ना रिजल्ट। जो ये कहना है कि एवोल्यूशन मानने से विज्ञान और एवोल्यूशन नहीं मानने से विज्ञान अलग हो जाएगा, नहीं होगा। विज्ञान, साइंस हमारी ऑब्जर्वेशन पे है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, और एवोल्यूशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसका ऑब्जर्वेशन से कोई संबंध नहीं। और अगर ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन को प्रूव करती, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पे ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन के डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बिल्कुल डायरेक्ट। फिर भी जो है हम जबरदस्ती उसको मानने को तैयार नहीं। अच्छा संजय जी, देखो, हाँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ करते रहिएगा, बार बार आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ।
अगर मैं ये बोलूं कि एक ईश्वर है और उसने ये बनाया, जैसे कि आपने बोला हाँ। कि इवोल्यूशन जो है वो एविडेंस उसके जो है, जो भी है, मान लीजिए उन एविडेंस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ। जब आप हमें एक इस थ्योरी की बात करते हैं कि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है कोई, मान के चले हम यहाँ पे इंटेलिजेंट डिजाइनर वर्ड सही रहेगा, उसने ही हाँ। डिजाइन किया है, तो उसका प्रूफ क्या है? क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइनर का कोई प्रूफ हमें दिखता नहीं है, तो इवोल्यूशन वाले ये भी तो कहेंगे कि भाई चलो एटलीस्ट हमारे एविडेंसेस हैं जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, हमने एविडेंसेस दिखाए तो जरूर, लेकिन आपका तो जो चलिए, इंटेलिजेंट बहुत डिजाइनर है बढ़िया, उसका एक भी बहुत ही एविडेंस अच्छा नहीं है। क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद मतलब आपके उसके तो एवोल्यूशन का तो मैं ये कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, भैया कम से कम एक एविडेंस तो ले आइए। अब मैं क्रिएशन के प्रूफ दे रहा हूँ, और प्रूफ ऐसे हैं कि उनको मैं ये कहता हूँ आप काट दीजिएंगे तो मैं एवोल्यूशन के अगेंस्ट में बोलना ही छोड़ दूँ। आपके घर में एक वाटर फिल्टर होता है, आरओ वाटर फिल्टर। हमारे अंदर भी एक फिल्टर है जिसको किडनी बोलते हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन वो फिल्टर शुरू हो जाता है, 60 70 80 100 साल तक काम करता है। दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते उठते बैठते, नॉन स्टॉप काम करता है। एक रफ अनुमान से हमारे पेशाब में रफली 1500 केमिकल प्रतिदिन होते हैं, और मतलब अगर दवाई वगैरह और दूसरे हार्मोन वगैरह को आप कैलकुलेट करें अलग अलग सिचुएशन में, तो लगभग 3000 केमिकल होते हैं। अब आपका आरओ फिल्टर जो घर में है वो किसी ने डिजाइन किया है, किसी ने बनाया है, और आप ये कह रहे हैं जी जो हमारे अंदर किडनी का फिल्टर लगा है, सुपर फिल्टर, उसको किसी ने डिजाइन नहीं किया है। आपको बेस्ट आरओ ढूंढ लाइए दुनिया का, 1 करोड़ रुपए का बेस्ट आरओ भी आपका जो है 5 साल चलेगा नहीं, नो स्टॉप। आपके अंदर का जो फिल्टर है, मैं कह ना 70 80 100 साल तक चलता है। दौड़ते रहो, भागते रहो, चलते रहो, कैलकुलेट करता रहता है, उसके हिसाब से वो चलता है। और देखिए, एक उदाहरण दिया, अगला देखिए, आपने एक पानी का पंप देखा होगा, लोहे का तांबे का बना होता है, बहुत टॉप का पंप ले आइए, बहुत बढ़िया, 24 घंटे 7 दिन चलाइए। कितने दिन चलेगा जी? 1 साल चलेगा नहीं भैया, बोल जाएगा। एक पंप हमारे अंदर भी रहता है, हट माँ के गर्भ में शुरू होता है, टक 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 टक, 70 80 100 साल तक चलता है, टक टक टक। आपका अरे लोहे तांबे का पंप बोल जाता है आपका, 70 80 उसका नहीं। आपके घर में पानी की पाइप है, वेस्ट पानी की अलग, साफ पानी की अलग, कितनी होगी? 1 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर होगी, और थोड़ी सी जोर लगाइए, बड़ी बिल्डिंग ढूंढ लीजिए, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, 100 किलोमीटर की पाइप की पानी की पाइप आपके अंदर हो नहीं सकती भैया। अरे हमारे अंदर कितनी है पता है? 1 लाख किलोमीटर से बड़ी लाइन है भैया। बिल्कुल है, और कैसी गजब की लाइन। अभी मैं मेरी बात अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूँ डिजाइनर की, अभी डिजाइनर पे आ रहा हूँ, अभी सुनिएगा। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल जितना इसको डिजाइनर को जितना डीप में जाएंगे ना, आपको मतलब बुद्धि चकरा जाती है। बस एक छोटा सा तो सवाल वो पूछूंगा, आप अपना कंटिन्यू करते रहिएगा। बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, क्या आप मानते हैं कि जो डिजाइनर है इंटेलिजेंट है? सुपर इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा नथिंग, उसके समकक्ष कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कोई ऑफेंस नहीं है संजय जी, यहाँ पे मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा किसी भी नहीं, डिजाइनर की, पर इस ठीक डिजाइनर है। को जीरो, इस डिजाइनर को मुझे लगता है नंबर कम मिलने चाहिए थोड़े डिजाइन के। मेरे हिसाब से अगर मैं टीचर होता और इसने मुझे डिजाइन दिया होता, जो इसने मुझे बनाया, तो मैं इसको 10 में से 0 नंबर देता। और मैं क्यों कह कैसे? रहा हूँ, इसका एक रीजन है। हाँ, अगर कोई भी डिजाइनर होगा तो वो डिजाइन में फ्लॉ नहीं डालेगा, ये मानते हैं आप? अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइनर है तो फ्लॉ नहीं डालेगा डिजाइन में। नहीं ना मानता, डिजाइनर है तो फ्लो होगा ही होगा क्यों, भैया। ये कैसे होगा? फ्लॉ अभी होना आपने नहीं, बोला, किसी चीज अभी में आपने फॉल्ट बोला होने का डिजाइनर का प्रमाण है। संजय जी अगर आप पीछे हट रहे हैं। आप आपने सड़क बोला पे एक्सीडेंट नहीं हो तो ट्रैफिक नहीं है तभी एक्सीडेंट नहीं है, नहीं ट्रैफिक स- है तो एक्सीडेंट होगा। संजय जी, एक्सीडेंट, जीरो एक्सीडेंट ट्रैफिक नहीं होता भैया। संजय जी सुनिए डिजाइनर तो। है तो वहां फ्लॉ है। अगर फ्लॉ कोई भी फॉल्ट नहीं है तो डिजाइनर है ही नहीं। जीरो सं, एक्सीडेंट वाली सड़क नहीं होती भैया, वहां पे ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। अभी ऐसी आपने कार बोला, नहीं होती जिसमें फॉल्ट नहीं होता, ऐसा मोबाइल नहीं होता जिसमें फॉल्ट नहीं होता भैया। अगर फॉल्ट होगा तो निर्माण करने वाला है,
आप ऐसा निर्माता नहीं ले आ सकते जहां जीरो वो हो, नहीं, नहीं, ऐसा मैं ये नहीं। मनुष्य नहीं ला सकते, ऐसा समाज नहीं ला सकते जहां लॉ एंड ऑर्डर कभी खराब हो ही ना। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने अभी हाँ बोला ये बोलिए। सुपर इंटेलिजेंट है। अगर ये सुपर इंटेलिजेंट है, तो इससे देखो मैं कुछ फ्लॉज़ गिना देता हूँ कि मैं क्यों फ्लॉ बोल रहा हूँ। एक आपने चलो हम्म। हम ह्यूमन के ही इंसान का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैं कहीं किसी और जीव जगत पे नहीं जाऊँगा। आपने औरत की हाँ जो बर्थ कैनाल देखी होगी, वो कितनी हाँ नैरो होती है, जो कि बहुत हाँ डेंजरस है। जब वो चाइल्ड को बर्थ देती है, जन्म दे रही होती है, तो बहुत डेंजरस होता है, वो इतनी नैरो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिज़ाइनर होगा तो उसको थोड़ा ब्रॉड बना सकता था ताकि बच्चे ना मरे। सेकंड एक 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 नर्व होती है, मैं आपको तो कुछ गिना देता हूँ ऐसा है ना, प्लीज़ उसके एक बाद मिनट रुकिए रुकिए। केवल मनुष्य जन्म पे जो चमक वो है ना, डिजाइन है, उसके लिए मेरे को 1 घंटे का पॉडकास्ट चाहिए केवल इस चीज के लिए। अरे मतलब डिजाइन क्या है, कल्पना भी उससे बहुत पीछे है। हाँ, हाँ, जो आप मैं बोलोगे ना, कुछ फ्लॉज़ जो मैंने देखे मैं मनुष्य के आपको गिना जन्म देता और हूँ। जन्म लेना, इसके आप लिए कितना सुपर साइंटिफिक है, कितना एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड है, उसके लिए मेरे को 1 घंटे की पॉडकास्ट चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे हम एक बार एक बात कह देता हूँ, सेम टेबल पे आ जाते हैं। इवन मैं भी मानता हूँ कि इस पूरे हाँ ब्रह्मांड को बनाने का हो सकता है कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ। मैं मानता नहीं हूँ। पहले मैं ये हम्म, मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्स को देखता हूँ, तो देखता हूँ किस तरीके से हर चीज़ फाइन ट्यून हो रखी है, सारे कांस्टेंट्स वगैरह। अगर थोड़ा भी इधर-उधर होता ग्रेविटी का फोर्स, तो ये यूनिवर्स नहीं हो सकता था, मतलब सस्टेन नहीं कर सकता था। इवन मैं भी हाँ। एग्री करता हूँ कि मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर बैठा है वहाँ पे, उसको मैं साइड रख रहा हूँ। हम्म, मैं भी डिजाइनर की काबिलियत पे शक कर रहा हूँ कि हाँ डिजाइनर अगर बना भी रहा है। मैं आपको एक नर्व की बात बताता हूँ, जैसे आपने जिराफ की वेगस नर्व की बात बताई, वैसे मैं आपको एक नर्व बताता हूँ। एक नर्व है, अब मैं आपको थोड़ा चाहूंगा कि आप यहाँ ध्यान दें। एक नर्व है जो हमारे ब्रेन से हमारे थ्रॉट तक जाती है। तो आप मुझे हाँ। बता सकते हैं कि क्या रास्ता अपनाना चाहिए उस नर्व को? तो क्या आप बताइए ना, वो कौन सी ये नर्व है, देखिए, क्या है? ये देखिए, अगर वो ये मैं उस नर्व का नाम बताता हूँ, उस नर्व का नाम है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अब लेफ्ट हाँ रिकरेंट वो नर्व यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, लेकिन वो करती क्या है? वो यहाँ से हाँ यहाँ जाती है और हमारे हार्ट तक जाती है और एओर्टा तक जाती है और फिर ऊपर आती है, हमारे यहाँ थ्रॉट में मिलती है। ठीक है? हाँ। अब ये बताइए जो डिजाइनर होगा, वो सीधा-सीधा अरे यहाँ से यही यहाँ तो तक बना डिजाइनर सकता है है भैया, ना? यही तो एविडेंस दे रही है, आप खुद ही एविडेंस दे रहे हो कि लैरेंजियल नर्व जो है बहुत बड़ा एग्जांपल है डिजाइनर का। लेकिन मैं इवोल्यूशन का लीजिए मैं बता रहा हूँ कि आपको। कैसे इवोल्यूशन का मैं एक एविडेंस कैसे है मैं बता सकता हूँ। ये जो हाँ नर्व है, ये पहले, अब अगर हम लोग एक कहते हैं कि फिश लाइक स्ट्रक्चर से आए हैं, हमें फिश लाइक एक हाँ एनिमल से, क्रिएचर से आए हैं, तो वो पहले उसके सिर्फ ब्रेन से उसके उस गिल तक जाती होगी, उसके थ्रॉट तक जाती होगी। पर जैसे-जैसे हाँ हम इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ने अपना शेप लिया ओवर द बिलियंस ऑफ टाइम जो ईयर, तो हाँ क्या हो गया कि ये जो नर्व है बेचारी, वो फंसी रह गई यहाँ पे। और अब वो हाँ। जाके ऊपर जाती है। मैं इसको एक्चुअली में क्या होगा, जब एडिटिंग होगी तो मैं एनिमेशंस डाल दूंगा, तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक एनिमेशन पड़ी हुई है इसके लिए, क्योंकि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। तो एनिमेशन दिखेगी तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। और तीसरी चीज मैं आपको गिनाना चाहूंगा, जो हमारी आंख होती है, आंख आपने देखी हाँ होगी, जो उसके फोटो रिसेप्टर होते हैं, वो लाइट हाँ के उल्टा फेस कर रहे होते हैं। अगर आपने कभी आंख देखी है हमारे अंदर की, हाँ। कोई भी डिजाइनर ऐसा बेवकूफ वाला काम क्यों करेगा? ठीक है? अरे ऐसे यही तो सुपर इंटेलिजेंस है भैया। या तो आप ऐसा है ना, आंख वाले पे करिए, या अभी लैरेंजियल का दे देता हूँ उदाहरण। क्योंकि चक्कर अच्छा। क्या ना, हर एक के लिए मेरे को एक पॉडकास्ट चाहिए कि कितना एक्सट्रीम बनाया गया है। कि कल्पना लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, देखो हमारे उसमें क्या होता है। हम्म। आपको पता है एक चीज होती है एपिग्लोटिस। ओके। एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं, श्वास नली पे आ जाता है। और जब हम बोलते हैं या श्वास लेते हैं और भोजन नहीं खाते, पानी पीते, एपिग्लोटिस किस पे ढक जाता है? आहार नली पे। अगर आपकी ये लैरेंजियल नर्व इस तरह घूम के ना आई हो, तो ये फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, ये इसका कोई लेना-देना नहीं है। ये नर्व है, एक एक नर्व है, ये मसल कोई वो नहीं है, ये नर्व है, अलग नर्व अरे है ये। नर्व ही तो है, नर्व ही तो कंट्रोल कर रही है भैया उसको। लेकिन ये नहीं, नहीं, ये तुम नर्व कंट्रोल बोलेंगे नहीं कर रही है। एक्शन को कंट्रोल करेगी ना। जो मैं देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर वो नर्व सिंपल यहाँ से यहाँ तक जा सकती थी, तो मैं यहाँ से यहाँ हाँ तक क्यों बनाऊँगा? मैं उस जीव के ऊपर एक एक्स्ट्रा, मतलब क्या कहते हैं, बोझ क्यों डालूँगा कि तू इसको भाई यहाँ से यहाँ तक मैं डालूँगा और इसको तू अब और मेंटेन कर। घूम के जाएंगे, हाँ, घूम मेंटेन के करना जाएंगे। पड़ता है ना। संजय जी, बात मेंटेनेंस की है। यहाँ पे एक एक कैलोरी की खर्च का देखा जाता है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिकली कितना एक्सपेंसिव है, यू कैन थिंक अबाउट इट ना। देख सकते हैं आप। ऐसा, या तो फिर उसके लिए मेरे को फिर पूरा वो बनाना पड़ेगा ना, पावर पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये नर्व यहाँ से यहाँ क्यों जा रही अब है। फ्यूचर में आपको हमेशा बुलाता रहूँगा, मज़ा आ रहा है मुझे बात करने में, वो प्लीज़ पावर कंटिन्यू पॉइंट मेरे करिए। को बनाना पड़ेगा ना।
और कोई आँख का दिक्कत भी जो नहीं। आपने कहा यार, ये ह्यूमन बर्थ का भी, इसमें हर एक में मेरे को मतलब जो है, यही चीज़ों ने तो मेरे को एवोल्यूशन के अगेंस्ट खड़ा किया ना। इन चीज़ों को पढ़ के ही तो आश्चर्य हुआ कि यही तो सारे एवोल्यूशन के अगेंस्ट एविडेंस है, ना कि एवोल्यूशन के पक्ष में। ये ए टू जेड जो आप लैरिंजियल नर्व का बता रहे हैं, या ह्यूमन बर्थ सिस्टम बता रहे हैं, या वो, ये हर एक चीज अगेंस्ट द एवोल्यूशन खड़ी है, और ये प्रमाणित कर रही है कि डिजाइन किया गया है, ना कि इसको ये स्वतः नहीं है। तो ये तो ऐसा है कि ये विषय, क्योंकि समस्या ये होती है कि मैं इन विषयों को प्राय इसलिए नहीं उठाता कि वो एक्सट्रीम डीप हो जाते हैं साइंस में। अब अगर हम आंख की बात करेंगे, ह्यूमन बर्थ की बात करेंगे, वो उस स्तर की बात हो जाती है जो केवल बायोलॉजी के या जूलॉजी के प्रोफेसर स्तर की बात हो जाती है। वो सामान्य आदमी के लिए लगभग निरर्थक हो, ये बड़ी समस्या है इस। बस मैं तो यही चाहूंगा कि अगर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्प्रूव हो सके तो बिल्कुल हो जाए, क्योंकि नोबेल प्राइज आ जाएगा फिर इंडिया में। आपको नहीं लगता? नहीं, नोबेल आएगा क्या आएगा मेरे को नहीं पता, परंतु ये है ना कि मैं यही चाहता हूँ कि ये जिन चीजों पे बहस है, उन चीजों पे होनी चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। सभ्य ढंग से होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय। आप ये कहते जी ऐसे नहीं हुआ, तो भैया कैसे हुआ आप बताइए ना, ये बात। अच्छा संजय वो जी, मेरे से कोई अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगा हो कि मैं बहुत रूड साउंड कर रहा हूँ, गलत साउंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही ये माफ नहीं कर कह रहा रहा हूँ। हूँ, आपका अर्थ ये नहीं है कि आपको कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए क्या है। अब जैसे पूंछ की बात आई, हम्म। मनुष्य की पहले पूंछ थी जो एवोल्यूशन कहते हैं, या जो भी जीव था, और समय के साथ वो चली। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, तो भैया पूंछ जैसा कोई अंग नहीं होता। पूंछ एक कोलेक्शन है जिसमें हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, नर्व हैं, खून की नलियां, ब्लड वेसल हैं, और स्किन है। और ये सब अलग अलग जीन द्वारा कंट्रोल हो। अगर आपको किसी की पूंछ गायब करनी है, तो इन सब से संबंधित जीन्स में आपको चेंज लाना, और वो चेंज साइमल्टेनियसली एक ही समय में लाना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं करते कोई स्किन को खत्म कर दें तो कीड़ा लग जाएगा, हड्डी को खत्म कर दें वो लटक के तंग करेगी, खून की नलियों को खत्म कर दें या नर्व को खत्म कर दें तो पूंछ चोट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। हड्डियों को खत्म कर दें या अन्य किसी भी चीज को, तो वो टिश्यू खत्म होने पे दूसरे टिश्यू डैमेज हो जाए। हमारे को सभी 5 6 7 जितने भी टिश्यू हैं, उन सबको एक साथ बदलाव लाना पड़ेगा तो पूंछ फिर को अपेंडिक्स खत्म। के साथ क्या हुआ? फिर अपेंडिक्स के साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी अब चलिए, अभी एक बार पूंछ पे आ जाते फिर अपेंडिक्स। तो अब क्या है कि ये चीज मेरे किसी परिचित ने अपने किसी संपर्क वाले को दी, जो अमेरिका में मेडिकल कॉलेज, वहां भी प्रोफेसर पे उसका जवाब नहीं आया। उसने कहा ऐसा नहीं होता। अरे भैया कैसा होता है ये तो बता दीजिए। जब मैंने सिंपल सा लॉजिक दिया पूंछ पे, कोई भी देख सकता है, किसी भी पशु की, पक्षी की पूंछ है, पक्षी की नहीं पशु की, वो स्किन से बनी है, उसमें ब्लड वेसल है, हड्डियां हैं, और अन्य चीजें। अब आ जाता है अपेंडिक्स पे। आपको आश्चर्य होगा, प्रेजेंट में यूएस वगैरह में जैसे मेयो क्लिनिक और है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन नहीं किया जाता, कोशिश की जाती है उसको अवॉइड किया जाए। और मेरा निजी अनुभव भी है कि एक आयुर्वेद की सिंपल सी औषधि है महाशंखवती, उसको देने से मोस्टली अपेंडिसाइटिस के मरीज ठीक हो। अब आ जाता है अपेंडिक्स का। जब भी एवोल्यूशन की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो आज यूज के नहीं है, पहले यूज के, और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है या तो कान की मसल्स का या अपेंडिक्स का। इस पे मैंने एक वीडियो भी पूरा किया हुआ है, देखिए समझ। आज तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, खासतौर पे आंत। अपेंडिक्स क्या करती है, उन गुड बैक्टीरिया का रिजर्वायर है। जब हमें लूज मोशन लगते हैं या हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद बॉडी को दोबारा वो गुड बैक्टीरिया सप्लाई करने के लिए अपेंडिक्स में उसका स्टोर हाउस का काम करती है। तो इसलिए अपेंडिक्स यूजलेस ऑर्गन नहीं है। दूसरा, जब गर्भावस्था में मनुष्य 11 हफ्ते का भ्रूण होता है, तब अपेंडिक्स कुछ हार्मोन भी बनाती है। इसलिए अपेंडिक्स ना तो अवशेषी अंग है और ना ही यूजलेस अंग है, जो
आउटडेटेड थ्योरी हो चुकी। संजय जी, आपके साथ ना आयुर्वेद के ऊपर भी एक पॉडकास्ट करूंगा फ्यूचर में, अगर हो सके तो प्लीज मौका दीजिएगा। हाँ जी, जरूर। और बाकी मुझे लगता है ये ना काफी, और मैं तो ये बोलूंगा कि 10 घंटे का तक पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके पास काफी कुछ है बताने के लिए, शेयर करने के लिए। तो कोशिश ये करेंगे कि चलिए आज फ्यूचर में तो, भी हाँ आज तो आपको यहीं ब्रेक मैं लेते बुला हैं, सकूं। फिर फ्यूचर में करते हैं। हाँ, और ये पॉडकास्ट सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दिल से आपके अच्छी साथ बात। आराम से बात कर पाया। मुझे ना थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी पहले, पर मुझे अरे कोई आपके साथ दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, सभ्य भाषा में विरोध भी अच्छा लगता है, असभ्य भाषा में समर्थन भी अच्छा लगता है। मेरे साथ दिक्कत यही होती है एवोल्यूशन के जो पक्ष में जब बात करने की, भैया आप लाख पक्ष रखिए, परंतु सभ्य भाषा में रखिए, बगैर डिबेट को पटरी से डिरेल होने से बचाए। यही समस्या होती है कि आप पटरी पे रहना नहीं चाहते, और आप एक्चुअली जब भी कोई आपका, मतलब मैं पर्सनली आपसे नहीं, पर जो भी अपोनेंट है, आप एक मन बना के आए होते हैं कि मेरे को यही करना है, यही वो करना है। जैसे टीवी डिबेट में होता है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, चाहे कुछ भी हो, उनको चाहे ये बताना पड़े सूरज पश्चिम से निकलता है, परंतु वो अपनी बात पे अड़े। ये चीज अच्छी नहीं लगती। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखते हैं, सहमत होना न होना इस सब की जो है स्वतंत्र। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। इसी के साथ खत्म करते हैं। हाँ हाँ, तो संजय जी बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में भी मुझे ठीक। मुझे मौका दीजिएगा हाँ कि मैं आपको बुला बिल्कुल। सकूं, ठीक है? और अपना ठीक। आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। अच्छा, जरूर। ठीक। चलिए नमस्कार। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। जय